राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द पावर ऑफ 2। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द गिवन एन इंटीजर एन रिटर्न ट्रू इफ इट इज ए पावर ऑफ 2 और रिटर्न फॉल्स। अगर हमें एक नंबर दिया गया है, हमें उसको चेक करना है कि क्या ये 2 की पावर है कि नहीं। यदि ये 2 की पावर है तो उसे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर 2 की पावर नहीं है तो वो हमें उसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एन वन क्या है, अगर हम 2 की पावर 0 कर देते हैं तो 1 आता है। अगर हम किसी भी नंबर की पावर को 0 करते हैं तो वो हमेशा 1 ही आता है। फिर 16, अगर हम 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम ये कर देते हैं, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी ये 2 की पावर 4 है, यानी ये है। लेकिन अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में क्या होगा, 2 की पावर 1 प्लस 1, ये जो 1 आया ये 2 की पावर नहीं है, इसलिए हम इसे फॉल्स रिटर्न करेंगे। 1 2 की पावर है, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए था 2 की पावर अगेन फिर 2 या फिर 3 आता है, यानी अगर 2 की पावर 2 हो जाता है, 2 2 जा 4, मतलब इसमें मल्टीप्लाई ही आ सकता है, इसमें बीच में एडिशन नहीं आ सकता है। अगर बीच में एडिशन आया तो ये डेफिनेटली 2 की पावर में नहीं जा सकता है। अब इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो दिए गए हैं 2 की पावर 31 -2 की पावर 31 से लेके +2 की पावर 31 -1 तक। तो इसके कॉन्स्टेंट्स काफ़ी हाई हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले एक सिंपल अप्रोच देख लेते हैं जो कि काफ़ी इजी होने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा एक वन लाइनर अप्रोच भी देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले एक सिंपल अप्रोच देख लेते हैं। सिंपल अप्रोच में हमने क्या किया है, अगर n इज इक्व टू 0 है, यानी n की वैल्यू इनिशियली में ही 0 है, सिर्फ ये एक एज केस है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 0 किसी की भी पावर नहीं होती है। 2 की पावर 0 1 होती है, मगर 2 की पावर 0 0 नहीं होती, तो इसलिए 0 तो नहीं होने वाला। तो अगर हमारा नंबर अगर 0 है तो यानी वो 2 की पावर में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमने सबसे पहले क्या किया, जब तक n 1 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हम n को रिड्यूस करने वाले हैं। हम चेक करें क्या, अगर हम n को 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। और जब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी जब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि वो 2 की पावर है। और जिस मोमेंट में वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, उसी मोमेंट में हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है कि ये 2 की पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 16 का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि 3 के एग्जाम्पल से कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। सबसे पहले 16 में, तो सबसे पहले हम 16 m% 2 करेंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0। क्यों? क्योंकि 16 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 आएगा और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, तो इस कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद मैंने किया है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो ये बेसिकली क्या करता है, ये डिवाइड करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2, और ये इसकी वैल्यू वापस से n में स्टोर कर देगा, यानी n को हम हर बार 2 से डिवाइड करते हैं। n इज इक्वल टू n बाई 2, इसका ओवरऑल मतलब ये है n इज इक्वल टू n बाई 2। ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 है, 1 1 1 1 1 सॉरी 1 0 0 0 0 1 2 4 8 16। अगर हमारी वैल्यू 16 है तो ये क्या करेगा, ये एक सबसे राइटेस्ट वैल्यू हटा देगा। अब 16 की जगह 8 आया, नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, 1 मोर वैल्यू हटा देगा। अब क्या आया, 4, नेक्स्ट एक और वैल्यू हटाया, अब क्या आया, अब आया 4 से घट के क्या आया, 2, फिर नेक्स्ट टाइम एक और वैल्यू घटा दिया, अब क्या आया, 1। तो इसलिए ये हर बार 2 से डिवाइड करता जाएगा। अब चलिए 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आया, फिर से चेक करते हैं क्या 8 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है, जी नहीं, 8 को डिवाइड करने के बाद वापस से रिमाइंडर 0 ही आता है। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4 को क्या 2 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर आता है, जी नहीं। फिर
4 को 2 से डिवाइड किए तो वैल्यू आई 2, 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई रिमाइंडर आता है? जी नहीं, वापस से 0 लिखेंगे। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, और हमने एक कंडीशन लगाई कि जब तक वैल्यू n के बराबर नहीं है, जैसे ही वैल्यू 1 हो गई तो हम क्या कर जाएंगे, लूप से एग्जिट कर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर लूप यहाँ तक चला है तो कंफर्म है कि ये वैल्यू हमारी ट्रू होने वाली है, तो इसलिए हमने यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दिया। अब एक फॉल्स टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे n की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3m%2, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंफर्म हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, और ये आया 1 रिमाइंडर। और जैसे ही कुछ भी रिमाइंडर आने वाला है वहाँ पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये नंबर 2 की पावर में नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये देखिए मैंने डायरेक्ट कंडीशन लगाई है कि अगर n को 2 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है तो डायरेक्टली यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देना। अब ये तो थोड़ा सा लूप वगैरह लगा के थोड़ा सा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि अगर n 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 के लिए तो वो वैल्यू चलेगी ही नहीं। अगर 0 से बड़ा है और n एंड n-1 इक्वल टू 0 है तो ये 2 की पावर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16 वाला केस ही ले लेते हैं, देखिए अगर कोई भी नंबर होता उसकी अगर पावर वो 2 की पावर में रिप्रेजेंट होता है तो वो कंफर्म कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 की बात करते हैं 1 0 0 0 0, ये 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। हमेशा आप 2 की पावर वाले नंबर में देखेंगे सिर्फ एक ही बिट सेट रहेगी, बाकी पूरी की पूरी बिट्स अनसेट रहेंगी। अनसेट का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही जगह जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी सिर्फ वही बस 1 रहेगी, बाकी सब के सब 0 रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये वाली वैल्यू है उसमें 1 है, बाकी में 0 है। अब अगर इससे एक नंबर कम कर देंगे 15, तो हमेशा आप ये देखेंगे कि पूरी की पूरी वैल्यू में 1 होगा, यानी राइट मोस्ट वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ये हो गया 8 4 12 2 14 1 15, ये 15 हुआ। अब अगर इसमें हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 एंड 1 हमेशा 0 होता है, 1 एंड 0 हमेशा 0 होता है। सिर्फ 1 एंड 1, सिर्फ इस कंडीशन में ये 1 होगा, बाकी 0 एंड 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कहीं पे भी अगर 0 आया तो हमेशा 0 देगा, सिर्फ तभी 1 देगा जब दोनों जगह 1 होगा। तो अगर इन दोनों को हम एंड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर इन दोनों को एंड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ को इन दोनों को एंड करेंगे 0 अगेन 0 अगेन 0। अगर n और n-1 जो ये दोनों वैल्यूज हैं, अगर इन दोनों को एंड कर देते हैं, अगर इन दोनों को एंड करते हैं और जो हमारी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आती है, तो हम श्योर हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू 2 की पावर में है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि 2 की पावर में नहीं है? कंसीडर कर लीजिए 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 8 4 2 1, मतलब सॉरी 8 2 10, 8 2, ये हो गया 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब 10 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, हम क्या कर रहे थे, n एंड n-1। अब n-1 क्या होगा, 9, तो 9 में क्या होगा, 8 0 0 1, 8 1 9। अब ये 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इन दोनों को एंड करते तो 1 एंड 1 डायरेक्टली 1 आ जाएगा, और यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, हमारी प्रॉपर्टी बोल रही थी कि n और उसके एक माइनस वैल्यू पे अगर एंड करने पे वो 0 आती है तो ये 2 की पावर में, 0 नहीं आ रहा। ये देखिए हमेशा आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू 101% मैच हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर वाला ही। अब मान लीजिए कि 32 हो जाए, 32 में मान लीजिए 8 हो जाए, तो 8 में क्या होगा, 1 0 0 0, ये हो गई 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है, सिर्फ आखिरी के 3 बिट सेट होते हैं 1 2 3। अब इन दोनों को एंड करेंगे, अगेन 0 आएगा,
क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि जो भी 2 की पावर होती है उसकी जो राइट मोस्ट बिट होती है वो सॉरी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, सिर्फ वही बस सेट रहेगी। और हमेशा जो जितने भी 2 की पावर वाले नंबर हैं उससे जो भी वैल्यू एक कम रहेगी उसकी पूरी की पूरी जो बिट्स रहेंगी वो पूरी की पूरी बिट्स सेट रहेंगी। अगर आपको दोस्तों ये वाला हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वाले जो लास्ट वाला वो कोड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू।